हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं पेपर नंबर 24। ये पेपर भी हुआ था 21 जुलाई 2023 को और ये है शिफ्ट 4। मतलब 21 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं। आज कर रहे हैं शिफ्ट 4 का। अब 21 के बाद बचेगा क्या? 24 बचेगा, 25, 26 और 27, 4 दिन का, मतलब करीब अभी 15-16 पेपर बाकी हैं। ठीक है, 24-15 मतलब करीब 40 के करीब हैं पेपर। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और उम्मीद है आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही ही हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और गलत हुए हैं तो क्यों हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ द टुडे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। स्टेटमेंट क्या है? अ बिग क्लमजी ऑफन स्लो वीटेड पर्सन। एक बहुत ही बिग और क्लमजी, क्लमजी का मतलब क्या हुआ? फूहड़ टाइप का आदमी होता है। फूहड़ मतलब बेसहूर, समझ हो ना, बेसहूर फूहड़ टाइप का, बहुत ऊट पटांग सा रहता है, कोई मतलब मैचिंग भी नहीं रहती उसकी। ऑफन स्लो विटेड, स्लो विटेड का मतलब क्या होता है? बुद्धि भी थोड़ी धीमी होती है, थोड़ी रिटायरमेंट का आदमी होता है। चलिए ऐसे आदमी को हम लोग क्या कहेंगे? एक वर्ड होता है, देखिए इसमें लिखा है स्लाउच, शायद आप नहीं जानते होंगे इसकी मीनिंग। स्लाउच का मतलब क्या होता है? बहुत ही लेजी वे। लेजी वे मतलब कभी कभी ये चलने का तरीका होता है। कुछ लोग बहुत ऐसे चलते हैं ना, जैसे बड़े ढीले ढाले से चले जा रहे हैं, ऐसे होता है। और एक वर्ड है ओफ। ओफ का मतलब क्या होता है? क्लमजी होता है। ये वही है जो आप ढूंढ रहे थे, क्लमजी। ठीक है, यही होता है ओफ मतलब क्लमजी। एप का मतलब होता है बनमानुष और चंप का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा लगेगा? तो यही ओफ, OAF, यही वाला आपका सुटेबल है। ये पहली बार पूछा है, मतलब एक नया वर्ड है एसएससी में, इसके पहले ये वर्ड नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ तो नया होता ही रहेगा भाई। आइए आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये खाली जगह भरने का क्वेश्चन है। शी वाज वियरिंग अ डैश न्यू आउटफिट। ठीक है, और ये लिया वर्ड क्या दिया है? एक्सपेंसिव, और भरना क्या है? इसका एंटोनिम भरना है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही महंगा, बहुत ही डियर। डियर का मतलब समझ रहे हो ना, महंगा वाला डियर है, वो प्रिय वाला डियर नहीं। महंगा है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली हो सकता है, प्रीशियस हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो जितनी भी वर्ड यहाँ देखो, साइनोनिम आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। एक्सपेंसिव का साइनोनिम हो गया कॉस्टली, प्रीमियम भी करीब वही होता है। प्रीशियस का मतलब क्या हुआ? ये साइनोनिम हो गया। तो एक्सपेंसिव, कॉस्टली, प्रीशियस, डियर, ये सब क्या हो गए? महंगा। अपोजिट में आ जाओ तो क्या हो जाएगा? आपको चीप मिलेगा। एक वर्ड यही है, तो यही वर्ड यहाँ लगा दो क्योंकि इसका एंटोनिम पूछा है। इसका एंटोनिम होगा चीप। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अब इन्होंने कहा कि ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है और देखो कि क्या ये गलत लिखा है क्या? अगर गलत लिखा है तो इसकी जगह पर क्या होगा? ठीक है, अगर गलत का गलत है ही है, क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व्ड। ये ट्रेन का कोई डिब्बा है, कह रहे हैं कि यह डिब्बा रिजर्व है फॉर मिलिट्री पर्सन। तो देखो मिलिट्री पर्सन नहीं होता है, मिलिट्री के कर्मचारियों, मिलिट्री के अधिकारियों के लिए, मिलिट्री के स्टाफ के लिए। तो स्टाफ के लिए जो हम लोग वर्ड यूज किए करते हैं वो क्या होता है? PERSON। ये तो होता ही है, लेकिन इसमें एक N और होगा और ELL हो जाता है। ठीक है ना, पर्सनल कहा जाता है मिलिट्री के स्टाफ के लिए। समझ में आ गई बात? तो चलिए आंसर कौन सा होगा आपका? फिर ये चौथा हो जाएगा, मिलिट्री पर्सनल होगा। ठीक है, पर्सन और पर्सनल में फर्क होता है। और एक पर्सनल ये दिया हुआ है, ये पर्सनल व्यक्तिगत होता है, और ये वाला जो पर्सनल है ये स्टाफ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है? एक इडियम दिया हुआ है, तो इडियम है तो मीनिंग बताओ और क्या। तो हिट द जैकपॉट। आप लोग टीवी पर कुछ प्रोग्राम देखे होंगे, तो जैकपॉट होता है एक, ठीक है ना, जिसमें आपको कोई बड़ा रिवार्ड वगैरह मिलता है, मतलब ये होता है जैकपॉट। तो अब आप बताओ जैकपॉट के लिए क्या होगा यहाँ पे?
तो रिसीविंग अ रिवार्ड नहीं होगा जो आप टीवी पर देखे हैं, ठीक है ना। हार्म द अपॉर्चुनिटी ये भी नहीं होगा। फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड ये भी नहीं होगा, मतलब गेनिंग बिग सक्सेस। हिट अ जैकपॉट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी सक्सेस, बड़ी ग्रैंड सक्सेस आपको अचीव हो गई है, वो होता है गेनिंग अ बिग सक्सेस, मतलब हिट द जैकपॉट। ठीक, चलिए आगे आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, एक सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यहाँ देखो दिया हुआ है डज, और जब डू डज लगा होता है तो डू डज के बदले पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, इज या एम या आर बन जाएगा। तो पहले हम इज एम आर ढूंढेंगे। तो एक में इज दिया है, एक में वाज दिया है, एक में इज दिया है, एक में यहाँ पे डज दिया हुआ, ये नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा है, पहला और तीसरा। तो देखो यहाँ लिखा है द बटर लिखा है, द बटर के बाद क्या लगाना होगा आपको, नॉट लिक्ड, लिक की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, ठीक है। इज द बटर नॉट लिक्ड, यहाँ लिखा इज द बटर नॉट लिक्ड, और यहाँ लिखा इज द बटर बीइंग लिक्ड। तो बीइंग तो नहीं आ पाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, डज लिखा हुआ है, तो डज वाले में बीइंग नहीं होता। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तब उसमें बीइंग लगता है। तो 3 आपके कट चुके हैं, अब आप बेहिसाब 1 लगा दीजिए आंसर, पहला वाला क्लियर है, ठीक है, रास्ता एकदम साफ कर दिया मैंने आपको। अब आ जाइए अपना क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली एकदम से करेक्ट है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट होने का मतलब वही आपकी 2023 के सीजीएल में एक ही प्रॉब्लम थी, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में आर्टिकल आ और द सही लगा है कि नहीं लगा है, यही सारे में आया था। अभी तक हम लोगों ने जितना किया है उसमें तो यही हाल थी। चलिए देखते हैं। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। तो हॉस्पिटल चेंज करने का डिसीजन डॉक्टर की बेटी की लाइफ को बचा लिया। इसमें तो यार हमको सारे के सारे सही लग रहे हैं क्योंकि हर जगह पर दा लगाना ही चाहिए था। डिसीजन एक पार्टिकुलर डिसीजन की बात कर रहे हैं, किसी भी डिसीजन की बात तो हो नहीं रही, तो डेफिनेट डिसीजन है तो यहाँ दा लगाएंगे ही लगाएंगे। टू चेंज द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पहले दा लगा है, मतलब किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को चेंज कर रहे हैं, ये भी सही हो गया। हॉस्पिटल तो हो नहीं सकता, किसी भी हॉस्पिटल को नहीं चेंज करना, जहाँ उनकी बच्ची का इलाज हो रहा था वही हॉस्पिटल चेंज करेंगे, तो एक डेफिनेट हॉस्पिटल, ये भी दा सही है। लाइफ ऑफ द डॉटर, अब देखो लाइफ जब किसी पार्टिकुलर सेंस में यूज़ की जाती है, डॉक्टर की बेटी की लाइफ की बात हो रही है, पार्टिकुलर सेंस में लग रहा है, तो यहाँ पे भी दा लगाना ठीक है। और द डॉक्टर ऑफ द चाइल्ड, डॉक्टर, अब देखो डॉक्टर ये भी पार्टिकुलर डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर तो है नहीं, इनके पहले दा लगना चाहिए, उनकी बेटी के लिए भी दा लगना। जितने दा लगे हैं इसमें सारे के सारे सही हैं, तो ये वाला सेंटेंस एकदम से करेक्ट है। क्रॉस चेक करवा देता हूँ दूसरे के लिए। अ डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल, देखो कोई हॉस्पिटल चेंज करने का कोई निर्णय नहीं था, डॉक्टर की बेटी की जान बचाने के लिए कोई हॉस्पिटल का कोई डिसीजन नहीं है, तो ये कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दा ही होना चाहिए था। द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल, मतलब एक हॉस्पिटल को चेंज करने का डिसीजन नहीं, उस हॉस्पिटल को जिसमें वो भर्ती थी उसको, तो पार्टिकुलर हॉस्पिटल चेंज की जा रही है, और यहाँ पे एन हॉस्पिटल नहीं हो सकता। गलतियाँ 2, 3, 4 में निकल आई, ठीक। अब 1 वाला वैसे भी पहले भी मैंने कहा था अनकंडीशनली ट्रू है, अब बाकी तीनों में गलती निकल गई तो वो ट्रू हो ही गया, ठीक है। चलिए आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, आपको साइनोनिम बताना है किसका, मिसैंथ्रोपिक का। मिसैंथ्रोपिक में 2 वर्ड लगे हुए हैं, एक वर्ड लगा है मीशो, मीशो का मतलब क्या होता है, हेट करना, नफरत करना, और एंथ्रोप एक वर्ड होता है ANTHROP, तो एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, मतलब क्या हुआ, इंसान से नफरत करना, मिसैंथ्रोप हो गया इंसान से नफरत करना। ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी होगा, मानवतावादी होगा तो ये इंसान से क्या करेगा, प्यार करेगा, ठीक। तो अपोजिट हो जाएगा, आपको बताना क्या है, सिमिलर बताना है। सोशिएबल आदमी क्या होगा, समाज में घुलता मिलता है, लोगों से मिलता जुलता है, तो ये भी अपोजिट ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं लग पाएगा। फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है इंसानों से प्यार करने वाला, ये भी अपोजिट हो जाएगा। अब एंटी सोशल, एंटी सोशल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज से दूर रहता है, लोगों से नहीं मिलता जुलता है, तो उसको लोगों से चिढ़ होगी, इंसान से उसको नफरत होगी, तभी तो एंटी सोशल है, तभी तो लोगों से मिलता जुलता नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया एंटी सोशल। चलिए आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखें इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आपको एंटोनिम बताना है किसका, लेमेंट का।
तो बच्चा लेमेंट का मतलब क्या होता है, विलाप होता है। ठीक है, क्या होगा, विलाप होता है। जैसे जब लड़कियों की विदाई विदाई पहले ज़माने में होती थी तो क्या करती थी, वो विलाप करती थी, रोती थी, पिता को छोड़ करके जाती थी, तो ये विलाप होता है। या जैसे सीता जी का जब अपहरण हो गया था तो राम जी क्या कर रहे थे, राम जी विलाप कर रहे थे, सीता जी विलाप कर रही थी, वो विलाप होता है। अब आ जाओ, एक वर्ड दिया है डिप्लोर करना। ठीक है, दूसरा वर्ड है डिक्राई करना, तीसरा है सेलिब्रेट करना, तीसरा चौथा है रिग्रेट करना। तो एंटोनीम क्या होगा, विलाप करने का एंटोनीम जो इसमें लग रहा है वो कौन सा हो रहा है, सेलिब्रेट करना हो रहा है। भाई आप एक बात बताओ कि कहीं विलाप हो रहा है, कहीं आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अच्छा, और वर्ड देखना चाहते हो, डिप्लोर का मतलब भी विलाप करना होता है, एकदम सीधा सा हो गया। ये तो साइनोनिम होगा, लेमेंट मैंने विलाप करना, डिप्लोर मैंने विलाप करना। और वर्ड आप जानना चाहते हो तो एक वर्ड और दे देता हूँ, वेल मैंने विलाप करना, WAIL होता है, ये भी विलाप करना होता है। एक होता है डर्ज, DIRGE, ये भी डर्ज मतलब होता है विलाप करना। मौर्न होता है, ढेर सारे वर्ड हैं विलाप के। डिक्राई है, डिक्राई का क्या मतलब होगा बताओ, डिक्राई का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, किसी को दोष देना, ये इसका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। सेलिब्रेट बता चुके हैं, रिग्रेट मतलब अफसोस करना, पश्चाताप करना। ठीक, अब समझ में आ गया ना एंटोनिम कौन सा होगा, सेलिब्रेट। थर्ड वाला आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें आपको बताना है साइनोनिम किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसका। ठीक है, माई मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा कि सी हैड गॉन थ्रू अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। माँ ने कहा कि मैं मतलब वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल एजुकेशन पढ़ी है। तो स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल, खास तौर से ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है, उसको हम लोग पीडागोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीडागोजी। डेमागोजी क्या होता है, डेमागोग होता है मतलब लोगों के सामने भड़काऊ भाषण देना, डेमागोजी होती है। माइथोलॉजी क्या होता है, जो हमारे पुराणों से रिलेटेड कहानियां हैं वो होती हैं। एनोलॉजी सादृश्यता होती है, समानता के लिए लिया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन है, तो एजुकेशन से रिलेटेड एक ही वर्ड इसमें दिया हुआ है, पीडागोजी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 भाई। तो 10 में क्या है, एंटोनीम बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड क्या है, यल है। यल का मतलब क्या होता है, चीखना या चिल्लाना किसी के ऊपर, मतलब ये होता है बड़ी जोर से किसी को। अब हो गया, वन शुड नॉट यल एट चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि हम में से किसी को बच्चों के ऊपर यल नहीं करना चाहिए, बच्चों के ऊपर हमको चीखना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अब एक एंटोनीम बताना है चीखने चिल्लाने का। तो टेरराइज, चीखेंगे चिल्लाएंगे तो बच्चे डरेंगे ही, टेरराइज करना मतलब उनको आतंकित करना, डराना, तो ये साइनोनिम हो जाएगा। नोटिफाई करना बच्चों को विस्पर करना, विस्पर मतलब क्या हुआ, वो चिल्लाना है, और यह विस्पर क्या होता है, फुसफुसाना हो गया, कान में बहुत धीरे से बात करना, कान में जाके धीरे से, बच्चा समोसा खाओगे, ऐसे वाला होता है। तो ये फुसफुसाना, तो चीखने का अपोजिट यही हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंडेमिफाई। ठीक है, तो इंडेमिफाई का मतलब क्या होता है, हर्जाना देना। हर्जाना का मतलब होता है पे रेड्रेस, मतलब आपने किसी का नुकसान कर दिया है तो उस नुकसान की आप भरपाई कर रहे हो, तो होता है पे रेड्रेस, उसको कहते हैं इंडेमिफाई। आंसर आपको हो गया ना, मिल गया, आपका विस्पर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखें 11 में क्या दिया हुआ है। ये कह रहे हैं यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके बदले में क्या लग सकता है, अगर वो गलत है तो। ठीक है, नहीं गलत है तो नो सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस पढ़ो, द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। जो चंद्रमा है वो धरती का नेचुरल सैटेलाइट, इकलौता सैटेलाइट है, क्योंकि पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है। ठीक है, वो है मून। अब आगे लिखा है कि द नियर बाई लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, मतलब उसके धरती के पास की बड़ी, सेलेस्टियल का मतलब क्या हुआ, अंतरिक्ष पिंड, बॉडी। तो नियर बाई का मतलब क्या होता है ना, अड़ोस पड़ोस में। जैसे हम कहते हैं कि इज देयर एनी मेडिकल स्टोर नियर बाई योर हाउस, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई मेडिकल स्टोर है, तो नियर बाई मतलब होता है घर के आसपास। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि धरती से सबसे पास, तो धरती के सबसे पास क्या होना चाहिए, नियरेस्ट। मून हमसे सबसे नज़दीक में है ना, तो हमको कहेंगे नियरेस्ट लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, ना कि नियर बाई। नियर बाई होने के मतलब धरती पर पाया जाएगा वो। ठीक है, जबकि चंद्रमा की धरती से डिस्टेंस बताया जा रहा है, उसके अराउंड नहीं बताया जा रहा, बल्कि बताया जा रहा है यहाँ से उनकी डिस्टेंस क्या है।
डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नियर और नियरेस्ट लगाते हैं, तो जबकि इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, नियरेस्ट यूज करेंगे ना, क्योंकि अगर हम नियर लगाते हैं तो लार्जेस्ट लग जा रहा है, जबकि वो सबसे बड़ा नहीं है, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो नियरेस्ट लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब फिर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप इसमें बताओ कि किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। स्ट्रेच की स्पेलिंग एकदम से सही है, आंसर नहीं हो सकता। स्ट्रेच का मतलब खिंचाओ। वेजेस की स्पेलिंग गलत है, सरासर गलत है। वेजेस की स्पेलिंग होगा WAGES। वेजेस का मतलब होता है या तो अर्निंग हो गई, किसी की कमाई हो गई, अर्निंग, ठीक है, जो आपकी कमाई है अर्निंग से लिखा जाता है। और एक होता है रिजल्ट, तुम्हारे पापों का फल, तो वेजेस ऑफ योर सिंस रिजल्ट होगा। तो ये इसकी स्पेलिंग गलत है, तो आंसर यही होगा। वियरली का मतलब होता है एकदम थकावट में, पूरी तरह से थका हुआ, स्पेलिंग सही है। और रिफ्यूज़ल का मतलब स्पेलिंग सही है, इनकार करना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर आपका एकमात्र बचा है कौन सा, सेकंड वाला, जिसकी स्पेलिंग होगी WEGES, ठीक है। मीनिंग भी मैंने आपको बता दी, मेरा काम पूरा हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब, ठीक है ना, सेंटेंस को करेक्ट करो वर्ब की अप्रोप्रिएट फॉर्म लगा के। अब देखते हैं कि वर्ब क्या काम कर रही है। मेन वर्ब होगी तो अब किसी ना किसी टेंस में होगी, नहीं तो अगर पार्टिसिपल के रूप में होगी तो ING फॉर्म, या देखें कैसा काम कर रही है उसी हिसाब से हम लोग इसको यूज करेंगे। पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर। बच्चों को पेरेंट्स को अपने बच्चों को बता देना चाहिए कि वो बहुत सावधानी रखें। तो एक्सरसाइज का मतलब, यहाँ एक्सरसाइज का मतलब अप्लाई करें, फॉलो करें। ग्रेट केयर का मतलब बड़ी सावधानी। कब, व्हेन क्रॉस्ड बिजी रोड, जबकि कहना है कि सड़क पार करते समय, ठीक है। तो सड़क पार करते समय जब हम कहते हैं कि कोई काम ऐसा करते समय, तो हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। व्हेन क्रॉसिंग द रोड क्या होना चाहिए, व्हेन क्रॉसिंग द रोड, तो यहाँ तीसरा होगा। व्हेन क्रॉस्ड द रोड नहीं, बल्कि व्हेन क्रॉसिंग द रोड होगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिसिपल के रूप में आ रहा है, इसलिए इसमें होगा वर्ब की ING फॉर्म। थर्ड वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 13 तो हो गया, आ जाओ 14 में। 14 में आपको साइनोनिम बताना है, किसका, ये अंडरलाइन किया हुआ है। चीयर्ड का मतलब क्या हो गया, देखो जब आप लोग मैच वगैरह देखते हो तो खूब तालियां बजाते हो, खूब चिल्लाते हो, तो क्या कहते हो, चीयर अप करते हो। जब आप किसी को चीयर अप करते हो तो जब चीयर करोगे तो उसको क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, उसका मनोबल बढ़ा रहे हो। द क्राउड चीयर द क्रिकेटर, तो एनकरेज किया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एनकरेज्ड, ठीक है, ये वाला होगा। अट्रैक्टेड आकर्षित किया नहीं, यहाँ आकर्षित तो किया, खैर अगर चीयर करोगे तो किसी का ध्यान उधर जाएगा, लेकिन जिसको आप चीयर करोगे उसका मनोबल बढ़ता है, तो ये नहीं होगा आंसर। ड्रॉप्ड तो नेगेटिव में आएगा, डिस्ट्रैक्टेड उनका ध्यान भंग किया, ये भी नहीं होगा, एनकरेज किया, ठीक है। आ जाओ 15 नंबर पे भाई। 15 नंबर में आपको वन वर्ड बताना है। वर्ड दिया है प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ग्रेन का मतलब हुआ अनाज। जैसे इस समय सीजन है, धान की कटाई का सीजन है। अब धान को साफ ऑफ किया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पीट पाट के कहीं पर स्टोर करते हैं। तो जहाँ पर हम अनाज को स्टोर करते हैं, गेहूँ धान चावल जो भी जहाँ स्टोर करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेनरी। क्या होगा, ग्रेनरी होगा। टैनरी क्या होता है, जहाँ जानवरों की खाल को लेदर में चेंज किया जाता है। जैसे जहाँ पे ये कह सकते हो ना, चमड़े का कारखाना, जहाँ मतलब जानवरों की खाल को उसको मतलब कुछ प्रोसेस करके चमड़ा बनाया जाता है, ठीक है। पहले वो स्किन होती है, उसके बाद वो लेदर हो, जिससे मतलब जूते वूते के रूप में आ जाता है, जैकेट वैकेट के रूप में आ जाता है। पेंट्री क्या होती है, जो ट्रेन में रसोई घर होता है उसको पेंट्री कहते हैं हम लोग। मिंट क्या होती है, टकसाल होती है, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है, उसको मिंट कहते हैं। ग्रेनरी जहाँ अनाज रखा जाता है, इसको हम लोग गोदाम कहते हैं, या कोठार कह सकते हो, गांव में कोठार कहते हैं इसको। तो हो गया 15। अब आ जाओ 16 नंबर पे। तो 16 नंबर में देखो एरर का क्वेश्चन है। इफ इट विल रेन वी विल हैव टू हैव अ टफ टाइम। इफ इट विल रेन, देखो इफ के साथ विल नहीं लगता भाई,
क्या होता है, इफ़ इट रेन्स। जब इफ़ लग जाता है तो फ्यूचर टेंस उसके साथ लगता ही नहीं है, इफ़ इट विल नहीं होगा बल्कि इफ़ इट रेन्स होगा। तो ये गलत हो गया, आपका दूसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आपके। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपको बताना है कि एक इडियम दिया हुआ है, उसकी करेक्ट मीनिंग किस सेंटेंस में लगी हुई है। तो कट कार्नर्स होता है। कट कार्नर्स का मतलब होता है हम औने पौने, मतलब गिरते पड़ते किसी ना किसी तरह से जल्दी जल्दी से कोई ना कोई काम जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से नहीं, जैसे तैसे किसी काम को पूरा किया है। आ जाओ, द आर्टिस्ट कट कार्नर्स ऑन द पेंटिंग एंड इट एंडेड अप लुकिंग फिनिश्ड। अरे नहीं, अच्छा काम नहीं होना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। पेंटिंग का कोना काटा उसने और उसमें मतलब अच्छा बढ़िया फिनिश्ड हो गया। चलो अच्छा, ये लिखा है दूसरा में, आई ऑलवेज मेक श्योर टू कट कार्नर्स व्हेन आई एम ड्राइविंग टू सेव टाइम। जब गाड़ी चलाते समय बचाना हो तो कार्नर कट करते हैं, ये वो वाला नहीं है। आई कट कार्नर्स टू फिनिश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैंने जैसे तैसे किसी तरह से काम किया। एंड माई बॉस प्रेज्ड मी, प्रेज तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ही कट कार्नर्स ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट अ बैड ग्रेड। हाँ, अगर होमवर्क का कट कार्नर करोगे मतलब जैसे तैसे पूरा करोगे तो बैड ग्रेड मिलेगी, खराब रिजल्ट मिलेगा, ये चौथा वाला आएगा। ठीक समझ गए ना। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चा। तो 18 में देखो क्या कह रहे हैं। 18 में दिया है आपको मीनिंग बतानी है। मीनिंग किसका, टर्मागॉन्ट का बताना है। टर्मागॉन्ट मतलब किसको कहते हैं। टर्मागॉन्ट स्पेशली यूज्ड फॉर वुमेन, ये वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। और कैसी वुमेन के लिए, लड़ाकू, झगड़ालू, गाली गलौज देने वाली, चिल्लाने वाली। तो मतलब वो औरत जो चिल्ला चिल्ला करके और गंदी गंदी गालियां देते हुए लड़ाई झगड़ा करती है, उसको कहते हैं। ठीक है, चलो अब ढूंढो ऑप्शन। ओवर स्क्रपलस, ओवर स्क्रपलस अबाउट माइन्यूट डिटेल। ओवर स्क्रपलस का मतलब होता है आदमी माइन्यूट डिटेल्स के लिए बहुत स्क्रपलस होता है, बहुत केयरफुल होता है। ऐसा तो है नहीं है। आ मैग्नेट विद स्ट्रांग पोलैरिटी बिल्कुल नहीं होगा, मैग्नेट वैग्नेट नहीं है ये। वायलेंट मतलब हिंसक, ओवरबियरिंग मतलब घमंडी, टर्बुलेंट मतलब चिल्लाने वाली, ब्रॉलिंग, क्वेरलसम वुमेन, यही आप ढूंढ रहे थे, यही है टर्मागॉन्ट। ठीक है, तो मिल गया तो अब आगे लगने की क्या ज़रूरत है। चलो छोड़ो, तीसरा हो गया। अब आ जाओ अपने 19 पे। ठीक है, 19 में क्या कह रहे हैं कि एक सेंटेंस है जिसको आप पैसिव में एक्सप्रेस करो। रोवर वुड नॉट स्वॉलो द पिल। तो द पिल पहले लगा दोगे और वुड नॉट के बाद यहाँ लगेगा बी और थर्ड फॉर्म। द पिल वुड नॉट बी स्वॉलोड। चलो, तो यहाँ वुड नॉट के साथ बी नहीं लगा है, गलत हो गया। यहाँ लिखा है वुड नॉट बी स्वॉलोड, ये एकदम से सही है, नहीं गलत है। स्वॉलो फर्स्ट फॉर्म लिखिए, गलत हो गया। यहाँ स्वॉलोड में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। द पिल वुड नॉट बी स्वॉलोइंग, आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकता। ये लिखा है स्वॉलोड, थर्ड फॉर्म यहाँ लिखा है। द पिल वुड नॉट बी स्वॉलोड, ये चौथा वाला होगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा गलती करने जा रहा था मैं, पर ध्यान आ गया, मैं बच गया गलती करने से, चौथा होगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 में क्या कह रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है। किसका, वन हु कैन नॉट हियर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं देता हो, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहते हो डेफ, जिसको सुनाई नहीं देता है। तो ये डेफ हो जाएगा। आप भूलकर इनऑडिबल मत लगा देना। इनऑडिबल आवाज़ को कहते हैं। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक आवाज़ जो हमको सुनाई नहीं पड़ती है, वो आवाज़ इनऑडिबल होती है। लेकिन एक पर्सन जिसको सुनाई नहीं देता उसको हम डेफ कहते हैं। ठीक है, डम्ब का मतलब गूंगा होता है, जो बोल नहीं पाता। इलिजिबल ऐसे ही राइटिंग होती है जिसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। क्लियर। चलिए अब 21 से 25 की कहानी है। तो 21 से 25 में वही होता है, एक पैराग्राफ होगा, 5 खाली जगहें होंगी, उनको हमें भरना है। ठीक है, तो आ जाओ। ये थोड़ा बड़ा है, एक देखो इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक में कितने फिलर मिले आपको, 2 फिलर मिले। ठीक है, पढ़ लो। लिखा है कि मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज। ये बड़े बूढ़ों का डायलॉग है, मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज। पेड़ मतलब रुपया पेड़ पे नहीं लगा होता है, कमाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। चलो अच्छा, एज माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू से, दादी इनकी कहा करती थी, दादी या नानी जो भी होगा, उनको कहा करती थी कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते।
बट सीइंग इट डैश फ्रॉम मशीन्स वुड शॉक हर। लेकिन अगर दादी ये देखती या इनकी नानी ये देखती कि पैसा मशीन से फटाफट फटाफट खरखर खरखर निकल रहा है तो उनको शौक लगता। वो कहा करती थी पैसे पेड़ पे नहीं लगते, लेकिन आज वो एटीएम मशीन देखती तो इनकी नानी शॉक्ड रह जाती। आगे लिखा इन्होंने कि स्लिप अ कार्ड इनटू मशीन, मशीन में कार्ड डालो, प्रेस अ कपल ऑफ बटन्स, कुछ बटन्स क्लिक करो, फाइंड न्यू एंड फ्रेश नोट्स कैरिंग आउट ऑफ स्पेस, दिस इज स्टैंडर्ड अंडरटेकिंग टुडे। आज का ये बहुत बड़ी खोज है, मतलब एटीएम की बात करें। टुडे एटीएम या ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स कैन बी फाउंड इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज। यू आर able to withdraw cash at any time day or night because they typically dash around the clock, क्योंकि ये 24 घंटे काम करती हैं, सीधा सा मतलब हुआ। तो दे टिपिकली वर्क लिखा है ना, तो अब ये हमारा अभी जैसा है ना कि वो 24 घंटे काम करती हैं। अब वर्क की जगह काम करने के संदर्भ में हो सकता है कोई दूसरा वर्ड इन्होंने लगाया है, लेकिन होगा वर्क करने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो अब आगे आ जाओ। इन 1968 की बात है। डॉन वेजल अलॉन्ग विद टॉम बार्निश एंड जॉर्ज चेस्टन डेवलप्ड द फर्स्ट मॉडर्न सक्सेसफुल एटीएम। इन्होंने बताया कि ये तीन लोग हैं जिन्होंने 1968 में पहला सक्सेसफुल एटीएम यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप किया था। ये कहानी हो गई, ठीक है। और आगे क्या हुआ उसके बाद इन्होंने कहा हालांकि एटीएम कंसेप्ट वाज फर्स्ट डैश इन 1968। हालांकि इन्होंने कहा कि 1968 में एटीएम का सबसे पहले कंसेप्ट डैश हुआ था, लेकिन अ फंक्शनल प्रोटोटाइप वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1969। ठीक है, तो ये 1968 में पहला जो पहला कंसेप्ट जो एटीएम का था वो आ गया था, लेकिन ये मतलब फंक्शनल टाइप का 1969 में पहली बार बना था। एंड डॉक्यूटल वाज ग्रांटेड अ पेटेंट, और डॉक्यूटल को इसके लिए पेटेंट मिल जाता है। कब पेटेंट मिला इनको? 1973 में। पेटेंट क्या होता है? एकाधिकार। आगे लिखा अ डाटा टर्मिनल इज ऑल एन एटीएम इज। एटीएम एक्चुअली क्या है? एक तरह से वो डाटा टर्मिनल है। अ पॉइंट वेयर डाटा कैन बी इंटर्ड, एक पॉइंट है, एक जगह है जहाँ पे डाटा इंटर किया जा सकता है। टू रिट्राइव्ड वाया ए लिंक टू द बॉस इन चार्ज, एक बड़ा सा बॉस कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये जो एटीएम में लगे होते हैं ये केवल टर्मिनल पॉइंट होते हैं। यहाँ आप जो भी डाटा एंट्री करते हैं वो सीधे कहाँ पहुँचता है? एक बड़े से बॉस इंचार्ज कंप्यूटर में, जिसको आप लार्ज कंप्यूटर कहते हैं, जिसको आप होस्ट प्रोसेसर भी कहते हो, इसको हम लोग कहते हैं डाटा टर्मिनल। ठीक है, मेनी ऑफ दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू दीज होस्ट प्रोसेसर। जो हम जहाँ हमारा एटीएम होता है, जिसको हम डाटा क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। डाटा टर्मिनल में जब हम कोई चीज़ एंट्री करते हैं एटीएम में, तो होस्ट प्रोसेसर के पास चला जाता है। विच इज स्प्रेड आउट, जो कि फैला होता है डैश द सिटी आर कंट्री, पूरे देश भर में। अक्रॉस द सिटी आर कंट्री, पूरे देश भर में, शहर भर में फैला होता है। यूजुअली द होस्ट प्रोसेसर बिलोंग्स टू द बैंक, ये होस्ट प्रोसेसर किसी न किसी बैंक का होता है। इफ़ इट इज़ अ डायल अप डिवाइस, अगर ये कोई डायल अप डिवाइस है जिसमें आपको नंबर डायल करना पड़ता है, तो इट कनेक्ट्स टू द वेरियस टर्मिनल्स वाया अ मॉडेम एंड टेलीफोन लाइन। अब आगे आ जाओ, टेलीफोन लाइन। अब आओ, यहाँ लिखा अल्टरनेटली, यही तो यहाँ दिया है ना, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अल्टरनेटली द होस्ट प्रोसेसर में एस्टेब्लिश अ लीज्ड लाइन कनेक्शन with all the ATMs. This indicates that a modem is not required to dial into a single telephone line that is solely dedicated to the host processor. आगे लिखा है this line can only be used by you. It is always accessible to the boss in charge for his or her exclusive use. These exclusive lines are expensive. ये जो लाइनें होती बहुत expensive होती हैं, but they are useful in areas where daily ट्रांसैक्शंस आर एक्सट्रीमली हाई। पर ये वहाँ के लिए ठीक है जहाँ डेली ट्रांसैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। द होस्ट प्रोसेसर कनेक्ट्स टू द एटीएम्स वाया आइदर डायल अप और लीज्ड लाइन कनेक्शन। ये जो होस्ट प्रोसेसर होता है वो हमारे एटीएम से कनेक्ट होता है, किसके जरिए? या तो डायल अप से कनेक्ट होता है, या फिर लीज्ड लाइन कनेक्शन होता है। डैश ऑन द बैंक एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इट सर्व्स, डिपेंड करता है कि वो बैंक कौन सी है और कितने कस्टमर को वो सर्व करती है।
तो ये ऑन लिखा है तो जाहिर सी बात है इसके पहले क्या होगा, ये बात इस पर डिपेंड करती है, तो यहाँ डिपेंडिंग ऑन हो जाएगा। पांचवा तो पक्का है, डिपेंडिंग ना लगा के इसी का मिलता जुलता कोई और वर्ड लगाए वो नहीं कह सकता मैं, पर होगा यहाँ पे डिपेंडिंग। ठीक, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पहले वाले फिलर के लिए। आपको हम दिखा दें, पहले ये सारा क्लियर कर लेते हैं फिर आते हैं। ये रहा, क्लियर हो गया। और पहला देखिए, पहले में इन्होंने कहा कि दादी ने इनकी कहा था कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, बट सीइंग इट डैश फ्रॉम मशीन से, लेकिन इसको मशीन से निकलता हुआ देखकर दादी को आश्चर्य होता। तो दादी से यहाँ से मशीन से निकलता हुआ, तो आप क्या कह सकते हो, इसके लिए वर्ड लगा सकते हो कमिंग आउट फ्रॉम या इमर्जिंग, इस तरह का कोई वर्ड यूज करोगे। कमिंग आउट हमको ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, कमिंग फ्रॉम। लेकिन देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। मेन बात तो ये है ना, ऑप्शन में यहाँ दिया है पहले, जब वो देखती है इसको डिस्कवर या इमर्ज, कम आउट नहीं दिया है ना, कम नहीं दिया है तो इमर्ज मतलब निकलता हुआ, इमर्ज मतलब एटीएम मशीन से निकलता हुआ, तो इमर्ज यूज करोगे। ठीक है, अब दूसरे वाले नंबर पे क्या था बच्चा, बताओ आपको याद हो तो। दूसरे पे मैंने ये कहा था कि ये मशीनें, एटीएम मशीनें क्या करती है, दे टिपिकली डैश अराउंड द क्लॉक, ये क्या करती हैं 24 घंटे काम करती हैं। तो 24 घंटे काम करने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे इसमें से बताओ। हाँ, तो 24 घंटे काम करने के लिए क्या लगाओगे, 24 घंटे कंट्रोल करते हैं नहीं, 24 घंटे एम्प्लॉय करते हैं नहीं, 24 घंटे कंडक्ट करते हैं नहीं, 24 घंटे ऑपरेट करते हैं, ये लगा वर्क के लिए। ठीक है, इसमें अब थर्ड वाले में देखो, तीसरे वाले में 23rd वाले में क्या लगाना है, तो पहले आप देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहाँ है, इसमें है, थर्ड वाला नहीं, इसके ऊपर वाले में था। ठीक है, ढूंढता हूँ आपके लिए, ये वाला है, फिर वही आ गया खुल के, ये वाला होगा थर्ड। ठीक, देखिए लिखा, although the ATM concept was first dash in 1968, मतलब 1968 में सबसे पहले वो हमारे सामने इसका कंसेप्ट आया था। अब इसके लिए ऑप्शन ढूंढो भैया, इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, तो एटीएम जो है सबसे पहले कब आया था, ऑर्डर्ड प्रपोज्ड आया था कि ऑर्डर्ड प्रपोज्ड प्रीफर्ड या फाइल्ड, तो ऑर्डर्ड तो होगा नहीं ना प्रीफर्ड होगा, प्रपोज्ड होगा, सबसे पहले प्रस्ताव यही आया था ना, तो फाइल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 23rd में आप क्या लगा दिए, 2 वाला लगा दिए। अब हमारे पास 2 और बचे हुए हैं क्वेश्चन, ये देख लो, ये चौथे वाले के लिए क्या लगाना है। देखो, मेनी ऑफ दीज टर्मिनल आर कनेक्टेड टू दिस होस्ट प्रोसेसर विच इज स्प्रेड आउट डैश द सिटी आर कंट्री, जो पूरे सिटी में या पूरे देश में फैले होते हैं। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, पूरे देश में फैले होते हैं, तो क्या करोगे, एक्रॉस, यही वर्ड मैंने कहा था ना, पूरे देश भर में फैले होते हैं, तो एक्रॉस द सिटी आर कंट्री। चलो अगला जाओ। ठीक है, नेक्स्ट में तो मैंने कहा था ना डिपेंडिंग, ये वो इस बात पर डिपेंड करते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है कि वो किससे कनेक्ट होंगे। ठीक है, लाइन कनेक्शन किससे होगा, डैश ऑन बैंक और नंबर ऑफ कस्टमर्स, वो उस बैंक पर या कितने कस्टमर्स को सर्विस करती है इस बात पर डैश करती है। तो डैश करने का मतलब क्या हुआ, डैश करने का मतलब हुआ कि वो उस पर डिपेंड करती है, टर्निंग ऑन नहीं होगा, ना ड्रॉपिंग ऑन, ना रेस्टिंग ऑन, क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन। इसी के लिए आप ऑन लगा सकते हो और किसी के लिए लगेगा नहीं। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये सेशन हम लोग यहीं पर करते हैं पॉइंट अप। हमने किया 25 क्वेश्चंस, किसका था ये, सेट नंबर कौन सा रहा होगा, सेट नंबर रहा होगा 24। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस 24 सेट्स के, अब जोड़ लीजिए कितने क्वेश्चन हुए होंगे, इतना हम लोग कर डाले हैं। तो आज 1 जुलाई का, आज 1 जुलाई नहीं है भाई, मतलब आज की डेट में हमने 21 जुलाई 2023 के सारे सेशन लगा दिए हैं। अब हमारे पास बचा है 24 का, 25 का, 26 का और 27 का, इतने पेपर और बचे हुए हैं। क्लियर है, तब तक इस बीच में हम कुछ और प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ एक अच्छा ही प्लान लेकर के आएंगे। लेकिन जब लेके आएंगे तब आप लोगों को पता चला, पहले से हम बताते रहते हैं ना, तो हमारा प्लान अक्सर गड़बड़ हो जाता है, फेल हो जाता है कि नहीं। चलिए, तो ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा, और कुछ स्पेशल डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे कल फिर 24 तारीख वाले सेशन के साथ, फिर मैं तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।